लगा। हम्म। हेलो बच्चों। आज हम आगे एलएलपी का टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में इसके पहले का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। और आज हम सेक्शन 8 से आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 8 से पढ़ेंगे। जो कल सेक्शन 6 पढ़ाए थे उसका थोड़ा से क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। भाई सेक्शन 6 में ये बताया गया था कि भाई एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। 2 पार्टनर्स मिनिमम लिमिट थी, मैक्सिमम की लिमिट है नो, कोई भी लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स अपने एलएलपी के अंदर ऐड कर सकते हैं, सिंपल बात है। और अगर मान लो सपोज मिनिमम की लिमिट 2 है और इन केस किसी भी वजह से ये लिमिट रिड्यूस्ड हो जाती है, भाई कोई भी वजह हो सकती है, तो 6 मंथ का टाइम मिलता है। 6 मंथ में आप क्या करो, कोई भी पार्टनर को ढूंढ करके लाओ और अपने एलएलपी में पार्टनर्स एज अ पार्टनर बना लो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 6 मंथ का टाइम क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, अब तो आप पर्सनली लाइबल हो जाएंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो ये सेक्शन 6 कहता है। अब सेक्शन 7 में क्या होता है, देखो भाई, आप समझेंगे सेक्शन 7 में क्या था। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब है कि अपने एलएलपी को मैनेज करना, सिंपल बात है। तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में आपका चाहे जितने हो, 2 से ज्यादा कितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, बट इसमें एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ। तो अब हम बात करेंगे डेजिग्नेटेड क्या बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। हाँ बिल्कुल बन सकती है। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट बनेंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी क्या करेगा, भाई बिजनेस को मैनेज करेगा। ये देखो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी नॉमिनी क्या करेंगे, एज अ बॉडी कॉर्प डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहेंगे। तो ये पॉइंट पढ़े थे। फिर इसके एग्जाम्पल को हमने होमवर्क में दिया था, एग्जाम्पल नंबर 3। सर जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लिखना हो। हाँ हेलो सर। जी बेटा, बिल्कुल बोलो। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लिखना हो नोट्स में, तो हाँ इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये सारे एग्जाम्पल पॉइंट। सहित पूरा, मतलब इसमें बहुत सारे हैं ना। हाँ, सारे पॉइंट्स को हमको कवर करना पड़ेगा। ये सीए फाउंडेशन नहीं है, सीए इंटरमीडिएट है। तो सीए इंटरमीडिएट में आपको सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए मिनिमम, और मिनिमम में भाई एज ए रेजिडेंट होना चाहिए। फिर बॉडी कॉर्पोरेट आएगा। अगर मान लो आपके यहाँ पे सारे सारे एलएलपी के अंदर सारे पार्टनर एज ए बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एटलीस्ट 2 बॉडी कॉर्पोरेट के, भाई इंडिविजुअल नहीं है, केवल बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी बना रखे हैं, तो बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। सिंपल बात है ये। आगे देखेंगे आगे क्या है। अब देखो भाई, इसमें हमने क्या बताया था, एट लीस्ट 1 पार्टनर क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि आपका इंडिया में कितने दिन रिजाइड होना चाहिए। तो इन केस आप इन जनरल क्या होता है, इन जनरल 182 डेज रहना इंडिया में कंपलसरी है यदि रेजिडेंट बनना है। बट एलएलपी के केस में 120 डेज होना चाहिए। 120 डेज ही सफिशियंट है फॉर रेसिडेंट। तो ये देखो, इन इंडिया, वो रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए ही केवल ये बात कर रहा है। द टर्म्स रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टे इन इंडिया a period not less than 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि हम कल नहीं से कवर कराए थे। फिर उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। भाई जो भी बॉडी कॉर्पोरेट बनेगा उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर नाम जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में हमने बात किया था, अगर कोई पार्टनर क्या है, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अनलेस प्रायर कंसेंट, अगर वो नहीं देता, जब तक वो प्रायर कंसेंट नहीं देगा तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे प्रायर कंसेंट मिल जाता है 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। और भाई क्या है,
एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी एलिजिबिलिटी रेजिडेंट बनने के लिए बताई गई है वो होनी चाहिए 5वें पॉइंट पे। 6 पॉइंट में क्या बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन, वो सॉरी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है ना? आपको क्या मिलेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड थे? डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो ये सारे कवर हो गए थे। कल की क्लास में हमने ये सब पढ़ा दिया था। अब हम आगे कवर करेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 की बात करेंगे, जिसमें क्या है, लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सिंपल क्या मतलब है भाई? अगर ये हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनते हैं तो इनका काम होता है बिजनेस को मैनेज करना, और भाई हर एक कंप्लायंस को टाइमली फुलफिल करना। अगर टाइम से ये नहीं फुलफिल करते हैं तो ये लाइबल होंगे। तो वही, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी responsible for the doing of all acts, matter and things as are required to be done by the limited liability partnership in respect of compliance of the provisions of this act, including filing of any documents। देखो, responsibility of the doing of all acts, सारे के सारे ऑल एक्ट्स, जो भी एक्ट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। देखो, सेल भी लगा रखा है, सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डूइंग ऑफ ऑल एक्ट्स, मैटर एंड थिंग्स आर as are required to be done by the limited liability partnership in respect of compliance of the provisions of this act, including filing। ये देखो, compliance of the provisions of this act, जो भी compliance इस एक्ट के अंदर भाई फुलफिल करने की बात की जाती, प्रोविजंस को फॉलो करने की बात की जाती है, वो सारे प्रोविजंस के लिए ये लाइबल होंगे, इंक्लूडिंग, और बात करता है, और किसके लिए? फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको फाइल करते हो तो उसके लिए भी लाइबल होगे, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए भी लाइबल होगे, एंड द लाइक रिपोर्ट परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज में बी स्पेसिफाइड इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर उसके बाद क्या है? लाइबल टू ऑल पेनल्टीज। ये देखो क्या कह रहा है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट, पार्टनर सेल लाइबल टू ऑल पेनल्टीज imposed इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर एनी कंट्रावेंशन ऑफ दोज प्रोविजन। कोई भी प्रोविजंस को आप कंट्रावेंशन करेंगे तो उन सारे के सारे भाई कंट्रावेंशन के लिए आप लाइबल होगे, कोई भी पेनल्टी आप पे लगेगी तो। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंट्रावेंशन पे कितनी कितनी लाइबे पेनल्टी लगती है। अब हम आगे सेक्शन 9 की बात करेंगे। सेक्शन 9 सर से, ये क्या होता है कंट्रावेंशन? कंट्रावेंशन का मतलब होता है बेटा कि जैसे कि बात की जाती है कि हमें रिटर्न फाइल करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है आरओसी को, उसका टाइम लिमिट होता है। अभी हमने ऊपर हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि भाई 30 दिन के बाद, जैसे ही 30 दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर हमको क्या फाइल करना है? अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर हमें आरओसी को क्या फाइल करना है? स्टेटमेंट फाइल करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पार्टिकुलर सारा सब कुछ फाइल करना है। और अगर कौन नहीं फाइल करता? कंपनी एलएलपी के जो भी है मैनेजमेंट, वो फाइल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कंट्रावेंशन हुआ। कंट्रावेंशन होगा तो क्या होंगे? लाइबल हो जाएंगे, पेनल्टी लग जाएगी, जो भी पेनल्टी लगेगी उसके लिए लाइबल होंगे। तो वही है, लाइबिलिटी टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर एनी कंट्रावेंशन ऑफ दोज प्रोविजन। जितने अब तक सारे के सारे प्रोविजन पढ़ रहे हो बेटा, मान लो अभी हमने क्या बताया, वे एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अब अगर आपने एक पार्टनर केवल एलएलपी खोल करके चलाएगा तो भाई ये पर्सनली लाइबल हो जाएगा ना, कंट्रावेंशन किया।
अब मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जरूरत है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करता है बिजनेस में है। तो भाई ये क्या है, सारे के सारे कंट्रावेंशन है ना। तो जो सारे प्रोविजंस हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारा हमारा क्या है, प्रोविजंस है। अगर कोई भी प्रोविजंस हम नहीं फॉलो करेंगे अपने एलएलपी के अंदर, तो इसका मतलब है कंट्रावेंशंस ऑफ दोज प्रोविजंस, मतलब ये है चेंजेस ऑफ इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब देखो, बात करेंगे कि क्या है, हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को कब चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। भाई क्या होता है, सिंपल बात है भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स प्रायर कंसेंट से बनाए जाते हैं। किसी को अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो सबसे पहले उसका कंसेंट लेंगे। अब सपोज क्या है, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर था हमारे एलएलपी के अंदर, अब उसे हम चेंज कर रहे हैं। मान लो ये दो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। अब ये क्या है, इनको हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के बाद फिर से हम कोई को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने पे जो अभी हमने सारा सारा कंसेप्ट पढ़ा है, सेम वही फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट हमको फिर से वही सेम, प्रायर कंसेंट लेंगे, 30 दिन के बाद उसे आरओसी को बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे मिलेगा। ये सारे पॉइंट होने चाहिए। स्टेटमेंट में हमको बताना पड़ेगा कि हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का स्टेटमेंट जो भी जाएगी उसमें बताना पड़ेगा कि कौन है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में हमारे एलएलपी में काम कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट फिर से आ जाएंगे। हाँ, तो अब इधर देखो, समझो क्या है, कह रहा है चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी अराइजिंग, मतलब वैकेंसी अराइजिंग का मतलब है भाई, हमारे यहाँ दो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, वह भाई क्या होता है, किसी वजह से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हम दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर, दो होने चाहिए ना एटलीस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो एक दूसरा अपॉइंट करेंगे। तो ये अब क्या है, यहाँ पे अभी दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर थे जिसमें से एक की डेथ हो गई है, तो अब एक है, तो एक के लिए क्या वैकेंसी खाली है। तो 30 दिन खाली होने के डेट से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर, भाई 30 दिन क्रॉस नहीं होना चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट कर लो। तो वही बात लिखी है, कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में अपॉइंट अ डिजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ अ वैकेंसी राइजिंग। जैसे जैसे वैकेंसी राइज होती है, जिस दिन वैकेंसी राइज हो गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर लेना है, फॉर एनी रीजन एंड प्रोविजन सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5। देखो हमने जो ऊपर सेक्शन 4, वो सेक्शन क्या पढ़ा था अभी ऊपर, सेक्शन हमने कौन से सेक्शन पढ़े थे, हमने सेक्शन अभी पढ़ा था 7 सेक्शन में पढ़े थे। 6 सेक्शन में हमने पढ़ा था मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 मतलब पार्टनर्स होने चाहिए, और सेक्शन 6 में था, और सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पढ़ा है, और सेक्शन 8 में क्या लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पढ़ रहे हैं, और सेक्शन 9 में क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पढ़ रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि जैसे ही वैकेंसी अराइज होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपॉइंट करना है डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर एनी रीजन एंड प्रोविजंस इन सबसेक्शन 4। ऊपर हमने जो अभी सबसेक्शन 4 पढ़ाया था, ये सबसेक्शन 4 है। ये सेक्शन क्या चल रहा है आपका, 7 चल रहा है। सेक्शन 7 के ये सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6। तो वही कह रहा है, तो सबसेक्शन आपका जो 4 है एंड सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 7 है, वो आपको फुलफिल करना है। सबसेक्शन 4 में क्या है, प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। ये देखो सबसेक्शन 4 के अंदर क्या है, नहीं 3 में कंसेंट लेते हैं, और 4 में क्या होता है, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करके बताते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। उसके बाद सारे के सारे एलिजिबल जो भी हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एक इंडिविजुअल जिसे अपॉइंट करते हैं, वो सारे कंडीशन जो हमने जो ऊपर पढ़े हैं वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि 5 में बता दिया गया है। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सबसेक्शन 6 में है, तो उसकी भी बात कर रहा है। ये देखो 6 एंड सेक्शन 7, ये सेक्शन 7 में सारे के सारे हैं, ठीक है ना। 4, 5 सेक्शन 7 में है, तो इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर, जब हम न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करेंगे तो ये सब सेक्शन 7, सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जरूर अप्लाई होंगे, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड,
अगर हम क्या करते हैं, क्या था, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे हमारे पार्ट एलएलपी के अंदर। अब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेथ हो गई है, हमारे यहाँ कितना, अब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी बाकी है, खाली है, मतलब जगह खाली है। तो अब हम अपॉइंट करके, अपॉइंट कैसे करेंगे भाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 को फॉलो करके, अप्लाई करके हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को अप्लाई क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अगर हम इन केस हम अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, इफ एनी टाइम इन ओनली क्या करते हैं, कि हम नो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज अपॉइंटेड, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे इस एलएलपी में, जो भी एलएलपी की बात हम कर रहे हैं, वो एलएलपी में जितने पार्टनर्स होंगे, सारे के सारे पार्टनर्स को हम डीम्ड कर लेंगे। डीम्ड मतलब मान लेंगे कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सिंपल बात है भाई, पूछा जाता है इसीलिए हमने इस पे ज्यादा फोकस किया है। अब पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन सेक्शन 7 टू सेक्शन 9। देखो, हमने क्या पढ़ा, अभी सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 में पढ़ा कि चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, और सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 7 में अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वो पढ़े, ठीक है ना। तो अगर हम सेक्शन 7 को जो पढ़े थे अभी, और सेक्शन 9 जो अभी जस्ट पढ़े हैं, अगर इसमें कंट्रावेंशन करते हैं दोनों में, तो हमें पेनल्टी मिलेगी, वो भी सेक्शन 10 में। ये पेनल्टी किस में लिखी हुई है, सेक्शन 10 में लिखी हुई है। कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 की पेनल्टी लिखी हुई है सेक्शन 10 में। ओके, क्या क्या पेनल्टी है और कौन कौन लाइबल होगा, अब ये पढ़ेंगे। क्या कंट्रावेंशन होता है, हमने बता दिया, सेक्शन 7 में जो पढ़े थे, वो अगर हम फॉलो नहीं करते तो मतलब हमने कंट्रावेंशन कर दिया, सिंपल बात है भाई। ओके, हाँ, तो अब देखो क्या है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, इफ द एलएलपी कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। भाई सेक्शन 7 में, सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया था, कि मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपके 2 होंगे, मतलब एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में, बट इसमें से 1 क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे कि भाई अगर बॉडी कॉर्पोरेट हमारी एलएलपी चलाती है, तो सारे बॉडी कॉर्पोरेट में से कुछ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एटलीस्ट टू टू बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को हम क्या बनाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। तो अगर ये वाले भाई सबसेक्शन 1 का कंट्रावेंशन करते हैं, सपोज हमने क्या किया है, आप कोई एलएलपी है, देखो, कोई एलएलपी है, एलएलपी, और एलएलपी के भाई पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं, और ये सारे के सारे नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। ओके, अब इनमें से हम ये इन दोनों को क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो भाई कंट्रावेंशन हो गया कि नहीं हो गया, भाई 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो हैं, लेकिन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में दोनों नॉन रेसिडेंट हैं। हमारे भाई केस में हमने क्या पढ़ा है, कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए, तो ये एटलीस्ट 1 रेसिडेंट होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 1 रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये कंट्रावेंशन हो गया। जब कंट्रावेंशन हो गया, तो एज पर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। बस यही चीज समझाना था। ओके, हाँ, तो अब आगे हम पढ़ेंगे पेनल्टी के बारे में। तो सबसेक्शन 1 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 7, मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर लेस देन 2 आर नॉन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर इन रेसिडेंट। देखो वही चीज हमने भी कवर कराया, कि मतलब ये तो एटलीस्ट 2 की बात किया था, और एक उसमें क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आप 2 से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर रखें तब भी कंट्रावेंशन माना जाएगा, या फिर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखें, दोनों आपके नॉन रेसिडेंट हैं, मतलब उसमें से कोई एक रेसिडेंट नहीं है, तो मतलब ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या है, कंट्रावेंशन हो गया है। द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी 10,000। मतलब कि क्या कह रहा है, एलएलपी और इनके सारे पार्टनर्स
10,000 के रुपए, 10,000 के लिए लाइबल हो जाएंगे। द एलएलपी एंड इट्स यूरी यूरी कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन। भाई एक इंसान होता है कि भाई देखता है कि हमने कंट्रावेंशन किया है, तो वो क्या कर लेता है भाई, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन कोई होता है भाई निहत, मतलब बिल्कुल एक ढीठ होता है, वो भाई गलती करता ही जाता है, करता ही जाता है। तो इस केस में उसको पेनल्टी क्या लग जाएगी, 100 रुपए पर डे। और मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपया एलएलपी को लगेगी, और 50,000 रुपया यूरी पार्टनर ऑफ एलएलपी को लग जाएगी। सिंपल बात है भाई। देखो, हमने कंट्रावेंशन किसकी बात की थी, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 की, ठीक है ना। अब अगर कंट्रावेंशन कर दिया तो 10,000 रुपीज ईच पार्टनर लाइबल होंगे, सारे के सारे। ये देखो, यूरी पार्टनर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000। अगर आप कंटिन्यूअस, कंटिन्यूइंग, ठीक है ना, कंटिन्यूइंग क्या करते हैं, कंट्रावेंशन करते जाते हैं, ठीक। तो अब आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से लग जाएगी क्या पेनल्टी। और एलएलपी जो हमारी ये है, इसको मैक्सिमम 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है। और जो पार्टनर्स हैं, इनके सारे पार्टनर्स होंगे जो, इनको मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो ये था कंट्रावेंशन सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के लिए पेनल्टी। अब हम बात करेंगे भाई सेक्शन, ये किस में पढ़ाया गया है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 की बात करेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 की बात करेंगे। इसमें क्या है देखो, हम्म, तो ये था। अब इसमें क्या देखो बताया गया है, यदि आप कंट्रावेंशन करते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 4, सेक्शन 7 सब सेक्शन 4, ठीक है ना। मतलब कि हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था कि 30 दिन के अंदर जैसे ही आपने प्रायर कंसेंट लिया और अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को उस डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताना पड़ेगा, आरओसी को उसके पार्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। अब आपने नहीं बताया, सपोज 30 दिन के अंदर उनके उस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में नहीं बताया, तो क्या होगा भाई, आप वही सिंपल पेनल्टी लगेगी। और क्या हो सकता है भाई, तो वही कह रहा है, ये देखो, वेट 1 सेकेंड। If LLP contravenes the provision of subsection 4 of section 7, failure to file consent appointment designated partners within 30 days his appointment, वही 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को नहीं बताए, तो the LLP and its URI designated partner shall be liable to penalty 5,000 रुपीज। भाई एलएलपी एंड उसके सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अब भाई इस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपने सारे पार्टिकुलर आरओसी को बताना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नहीं बताया। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन, और इस केस में यह कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन हो रहा है, ऑन विथ फर्दर पेनल्टी 100 रुपीज पर डे लग जाएगी, मैक्सिमम 50,000 भाई एलएलपी को, और 25,000 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो ये भी वेरी सिंपल है भाई। इनके सबको क्या बनाने पड़ेंगे भाई, एक चार्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, बार बार लिखो, तभी याद रहेगा, ऐसे नहीं याद होगा। क्या है, एलएलपी में कंट्रावेंशन क्या हो रहा है, सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एलएलपी में आपने कंट्रावेंशन किया सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 का। और सब ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4
क्या होना चाहिए भाई, प्रायर कंसेंट लेने के बाद आरओसी को 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है कि भाई क्या हुआ, आरओसी ये है, ये नाम है भाई, ऐसा ऐसा जो भी पार्टिकुलर्स है, ठीक है ना। और आपने बताया नहीं, तो अब आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी भाई। तो क्या पेनल्टी लगेगी भाई, एलएलपी को एंड यूरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 5,000 रुपए क्या लग जाएगी, एज ए पेनल्टी लग जाएगी। अब अगर आपने क्या किया, यहीं से सुधर गए तो ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस भाई कंट्रावेंशन करते जा रहे हैं, तो 100 रुपए, जितना लेट करेंगे 100 रुपए पर डे, पर डे। और क्या होगा, मैक्सिमम कितनी लग सकती है भाई, 100 रुपए पर डे। ऐसा नहीं है कि 1 साल पूरा करता गया तो भाई सब में लगता ही जाएगा 100 रुपए पर डे, पर डे ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भाई। फिर क्या होगा, 50,000 रुपया एलएलपी को मैक्सिमम लग सकती है, और 25,000 रुपए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लग सकती है। ये है, ये कंट्रावेंशन 7 सबसे एलएलपी का सेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 4 है, जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बताता है। अब आगे हम बात करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 की बात। इसमें क्या बात होती है भाई, सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा से आपको मेहनत करनी है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। हाँ, अब हम बात करेंगे भाई क्या है। हाँ, इसमें भी कंट्रावेंशन हो रहा है किस चीज का, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 का। एलएलपी का सेक्शन 7 और सबसेक्शन 5 है, जिसमें आपका और लगा है सेक्शन 9। सेक्शन 9 अभी पढ़ के आए हो, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बाद आपको फिर से क्या फॉलो करना पड़ता है, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपको क्या होगा, यूरी पार्टनर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रावेंशन। अगर आपने कंटिन्यूअस कंट्रावेंशन किया है, तो 100 रुपए पर डे, 1 लाख रुपए मैक्सिमम एलएलपी को लग सकती है, और 50,000 रुपए यूरी पार्टनर को लग सकता है। देखो भाई, हमने क्या बताया आपको यहाँ पे, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, एलएलपी के कंट्रावेंशन हुआ है, एलएलपी के सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 में कंट्रावेंशन किया गया है, और इनको हमने पढ़ा रखा है डिटेल से, सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9 को भी। तो इन केस में क्या होगा, यूरी पार्टनर एंड एलएलपी तो लाइबल होंगे यूरी पार्टनर, यूरी पार्टनर एंड एलएलपी, कितने के लिए, 10,000 रुपीज लगेगा। अगर आपने कंटिन्यूअस कंट्रावेंशन कर रखा है, कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन, तो क्या होगा भाई, 100 रुपए पर डे। बट ऐसा नहीं है आप पर डे करते जा रहे हो 2-4 साल तो आपको करोड़ों की पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कितना लगेगी, एलएलपी के केस में 1 लाख रुपए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में 50,000 रुपए। बस ऐसे ही समरी चार्ट बना बना के आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। भाई लिखो, समरी चार्ट बनाओ, और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तब ये सारे के सारे सेक्शन भी लर्न होंगे, और इनके पेनल्टी वगैरह भी लर्न होगी। और सारा टॉपिक देखो इजी है, केवल सेक्शन 10 में 3 सब सेक्शन है भाई, इन सब सेक्शन में थोड़ा पेनल्टी अलग अलग दे रखी है भाई। किसी में सारे के सारे पार्टनर को दे रखी है, एलएलपी को दे रखी है, किसी में सारे के सारे एलएलपी और सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर को दे रखा है। तो अलग अलग कंट्रावेंशन है, अलग अलग पेनल्टी है, बस ये चीज है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपका सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया भाई। भाई सेक्शन 10 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सारे सेक्शंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, और इसके सारे पॉइंट को लिख करके लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, अपने अपने मतलब खुद के नोट्स रेडी करने हैं भाई। छोटा छोटा लिखो, समरी टाइप्स में बनाओ, जिससे कि तुमको याद हो जाए।
ठीक है ना। अब आगे के हम पढ़ेंगे, वे क्या पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11। सेक्शन 11